नमस्कार, न्यूज़ आवर देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस अवसर पर हमारे साथ स्टूडियो में महिला सशक्तिकरण की प्रतीक दो महिलाएं मौजूद हैं जो अपने अपने क्षेत्र में पताका फहरा रही हैं। पहली हैं निधि त्रिपाठी दुबे जी, एएसआई हैं महिला सुरक्षा शाखा से। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू। और दूसरी महिला हैं प्रीति सोनी जी, डेफ केन फाउंडेशन की संस्थापक। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सवाल प्रीति सोनी जी से। डेफ केन फाउंडेशन की संस्थापक हैं आप। सबसे पहले ये जो फाउंडेशन है काम किस तरह से करता है इसके बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले आप ये बताएं, हम अपने दर्शकों को बता दें कि प्रीति सोनी जी सुन नहीं सकती और बोल भी नहीं सकती, लेकिन फिर भी यह संस्था चला रही हैं। अपने आप में ही यह अद्वितीय है। तो प्रीति सोनी जी, आपसे प्रश्नों की शुरुआत कर रहे हैं। सवाल वही है कि यह संस्था काम कैसे करती है, चलाती कैसे हैं आप इसे? मेरा नाम प्रीति सोनी है। मैं डेफ केन फाउंडेशन की फाउंडर हूँ। 14 वर्षों से हमारी संस्था बधिर समुदाय के लिए काम कर रही है। बधिर समुदाय को जो भी समस्या आती है या जो भी बाधाएं आती तो उनको हम एक्सेस से कर सकते हैं। जैसे कि इंग्लिश क्लासेस हम करवाते हैं, कंप्यूटर क्लासेस हो गया, पर्सनल डेवलपमेंट, उसके साथ साथ जनरल नॉलेज, और हम जॉब एम्पावर करते हैं बधिर बच्चों को जिनको कानूनी रूप से लॉज राइट्स के बारे में नहीं पता, तो उनके लिए हमारे महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम होते हैं और यूथ एम्पावरमेंट के भी कार्यक्रम होते हैं। डेफ केन फाउंडेशन ऐसी कई प्रकार की प्रक्रिया करता है। प्रीति सोनी जी, क्योंकि यह एक बहुत अच्छा काम है और आप सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, ऐसे में इस फाउंडेशन के स्थापना का विचार कैसे आया आपके मन में? ओके, सो प्रीति जी बताना चाहती है मेरी पूरी फैमिली डेफ है और बधिर फैमिली में कई प्रकार से आती है। जबकि अपने बहुत ज्यादा पीड़ित थी और बहुत ज्यादा समस्या में भी थी, तो प्रीति जी ने सोचा कि ये ऐसे ही चलता रहेगा सिलसिला। प्रीति जी ने फाउंडेशन अपना करने से पहले हैदराबाद में गई और हमने देखा बधिर व्यक्ति ऑलरेडी उस संस्था को चला रहे हैं और वहां पे टीचर्स भी हैं, उनको पेड भी किया जा रहा है। तो उसके बाद ये सारी चीजें देखने के बाद हमने भोपाल में ये डेफ केन फाउंडेशन की स्थापना करी और हम दिखाना चाहते थे कि बधिर व्यक्ति भी खुद से कर सकता है। बधिर व्यक्ति हम एक श्रवण व्यक्ति के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकता, वो खुद से भी कर सकता है और जो दुर्भाषी है खाली आप तक रख सकते हैं। और प्रीति भी बताती है कि मैं जब ये कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो। सो इसलिए सारे आइडियाज और सारी चीजें बधिर व्यक्ति खुद ही कर रहे हैं यहाँ पे। अब हम अगला सवाल करेंगे निधि त्रिपाठी दुबे जी से। निधि जी, सवाल यह है कि आप महिला सुरक्षा शाखा में कार्यरत हैं। मूक बधिर लोग भी आते होंगे, ऐसी महिलाएं भी आती होंगी, तो किस तरह से आप उनके समस्याओं का समाधान करती होंगी? जी, सबसे पहले मैं ये बताऊं कि हमारे जो कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री हरि नारायण चारी मिश्र जी हैं, उनके पास कई ऐसी महिलाएं और बच्चे आते थे या उनके संज्ञान में कई ऐसे लोग आते थे जो बोल और सुन नहीं सकते हैं, जिनको समझने के लिए थानों में उनकी समस्याओं को बड़ी तकलीफ होती थी। तो उन्होंने इस चीज का प्रारंभ किया और सोचा कि कुछ ऐसा कार्य किया जाए कि हम इनको भी इस समाज से जोड़ के चलें।
उसको संज्ञान में लेते हुए हमारी डीसीपी मैम श्रीमती श्रद्धा तिवारी जी के साथ इन लोगों ने चर्चा किया और जैसा बताया कि ये डीफ फाउंडेशन की हैं प्रीति सोनी जी, इनसे मुलाकात किया और इसको सहायतार्थ आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कार्रवाई किया और एक डीफ व्यक्तियों के लिए सहायता नंबर चलाया जो व्हाट्सएप नंबर है, जिससे कि हम उनके साथ बहुत ही आसानी से जुड़ सके और उनको हम जिस भी तरह की पुलिस की सहायता है वो सहायता पहुंचा सके। जो सुन नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, उनके लिए व्हाट्सएप नंबर चलाया गया। जी हाँ। तो वो व्हाट्सएप करेंगे और उनसे आप उस व्हाट्सएप को पढ़ करके उनका सहयोग करेंगी। जी जी। हमारे पास व्हाट्सएप कॉल भी आते हैं जी। और फोन भी आते हैं। तो फोन उनके आते हैं जो उनके सहायतार्थ कोई व्यक्ति बोल सकता है, वो हमें फोन लगाता है और जो व्यक्ति बोल नहीं सकता वो हमें वीडियो कॉल करके हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चूंकि हमारे पुलिस विभाग में, भोपाल पुलिस में अभी तक में 40 व्यक्तियों को हम लोगों ने ट्रेनिंग दी है इसकी। सभी थानों में ऊर्जा डेस्क प्रभारी बाल कल्याण अधिकारी हैं, उनको हम लोगों ने ट्रेनिंग दिलाया है और ट्रेनिंग के बाद आगे का भी ट्रेनिंग का उनका चल रहा है कि आगे और भी अच्छी ट्रेनिंग उनको दिलाई जाएगी। तो किसी भी थाने में अगर इस तरह का कोई व्यक्ति आता है तो वो इजिली उनकी भाषा समझ सके और उनके लिए कार्य कर सके। अब जैसे कि आप थाने में मौजूद हैं और कोई वीडियो कॉल आया और ऐसी किसी महिला का, ऐसे किसी मूक बधिर व्यक्ति का, तो आप कैसे समझती होंगी कि ये क्या कह रहे हैं, कैसी सहायता मांग रहे हैं? जी, जैसा कि अभी आपको बताया हमने कि हमारे थानों में से 40 लोगों को हम लोगों ने प्रशिक्षित किया है, जो काफी कुछ उनकी भाषा को समझ जाते हैं और जो ज्यादा ही कठिन होता है नहीं समझ पाना, तो हम लोग प्रीति जी से सहायता लेते हैं वीडियो कॉल के ही माध्यम से। और साथ में एक हमारा स्कैनर भी है जिसमें अगर बहुत ही ज्यादा जरूरत है तो उनसे डायरेक्ट बात कर सके, नहीं तो हमारे प्रशिक्षित लोग उनसे कांटेक्ट करते हैं और उनके साथ उनकी समस्याओं को सुन के सॉल्व करते हैं। यानी कि 40 लोगों को हायर किया गया है इस सेवा के लिए और ये सभी लोग आपकी मदद करते हैं। जी, ये सभी पुलिस वाले हैं और ये अपनी ड्यूटी के साथ साथ इस कार्य को भी निर्वहन कर रहे हैं, सभी थानों में पदस्थ। तो क्या इनकी संख्या बढ़ाने पर भी विचार हो रहा है? जी जी बिल्कुल। जैसा कि मैंने बताया कि कमिश्नर सर का हमारे काफी इंटरेस्ट है इसमें और वो काफी इसको सभी को प्रशिक्षित करना चाह रहे हैं। वो ये सोचते हैं कि जितने भी भोपाल में हमारे पुलिस वाले कार्य कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति एक ही थाने में रहे, कभी ट्रांसफर होकर दूसरे थाने में भी चला जाता है। तो हर व्यक्ति इस चीज से प्रशिक्षित हो जिसमें कभी किसी भी समय हमारे पास मूक बधिर सहायतार्थ आए तो हम तत्काल उसकी सहायता कर सकें। जी, प्रीति सोनी जी, अगला सवाल हम आपसे करना चाहेंगे। अगर कोई मूक बधिर व्यक्ति आपके पास आता है तो वो आपसे अपनी समस्याएं तो किसी तरीके से कहेगा, आप समझेंगी, लेकिन इशारों में, लेकिन वो लैंग्वेज, उस लैंग्वेज में नहीं बोल पाएगा, तो उसको आप किस तरह से समझेंगी और उसका निराकरण कैसे होगा? ओके, सो प्रीति जी बताना चाहती है, अगर कोई भी बधिर व्यक्ति हमारे पास आता है तो बधिर व्यक्ति क्या है कि वो बचपन से सांकेतिक भाषा में बात करते हैं और प्रीति जी जानती है कि कई सारे डेफ लोग हैं जो मतलब थोड़ा सा साइन लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, ज्यादा बात कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से हमें पहले देखना पड़ता है कि वो बधिर व्यक्ति जो है वो किस प्रकार से बात कर पा रहा है, कि वो अच्छे से बात कर पा रहा है तो हम साइन लैंग्वेज में बात कर लेते हैं। अगर वो साइन लैंग्वेज को ज्ञान नहीं है तो प्रीति जी को उसके साथ ढलना पड़ता है, वो कितना साइन लैंग्वेज बात कर पा रहा है। प्रीति जी के लिए, जैसे कि मैं एक दूरभाषी हूँ, तो एक डेफ इंटरप्रेटर का कोर्स होता है जो प्रीति जी ने करा हुआ है, जिसमें बाहर फॉरेनर कंट्री से एक व्यक्ति आए थे और उन्होंने डेफ पर्सन के लिए डेफ इंटरप्रेटर का कोर्स रखा है। तो जो DI है वो DI डेफ इंटरप्रेटर है और
प्रीति जी बता रही है कि एक जो दुर्भाषी है वो एक बधिर व्यक्ति की लिमिटेड लैंग्वेज शायद समझ सकता है, लेकिन एक जो डेफ इंटरप्रेटर है वो अच्छे से उसकी बात समझ के, चाहे जो साइन लैंग्वेज नहीं जानता, जो गेस्चर में बात कर रहे बधिर व्यक्ति, उसके लिए डोल्स के माध्यम से या फिर चित्रकला के माध्यम से उनकी बात समझते हैं। जैसे कि देखा जाता है कि गांव में, दूर दराज के गांव में भी ऐसे कुछ व्यक्ति होते हैं, महिलाएं होती हैं जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, लेकिन वो कुछ करना चाहते हैं। क्या ये फाउंडेशन उनके लिए भी कुछ काम करता है? ओके, सो मैं बताना चाहती हूँ, ऐसे जब भी बधिर व्यक्तियों को समस्या होती है जो रूरल एरिया से भी है, तो मैं वहां पे भी उनके नीड्स के हिसाब से हम लोग वर्क करते हैं। जैसे कि पहले एक बधिर व्यक्ति थे जिनको चाय का स्टॉल पूरा चाहिए था, तो हमने उनको चाय स्टॉल पूरा इंस्टॉल करके दिया, और साथ में हमने मतलब कई सारे बधिर लोगों के लिए टीचिंग मशीन, जो सिलाई मशीन होती है, वो उन्हें डोनेट करी। जो बधिर लोगों को जो भी मतलब नीड्स होती है उसके हिसाब से हम लोग वर्क करते हैं। अब किसी भी संस्था को चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, आर्थिक मदद की आवश्यकता होती है, तो क्या सरकार आपको कुछ आर्थिक मदद करती है किसी तरीके से? हाँ जी, सो प्रीति जी कह रही है कि अभी रिसेंटली हमें सरकार के मदद से जैसे कि जो बधिर लोगों के लिए या फिर जो दिव्यांगजन है उनके लिए स्कीम प्लान्स होते हैं, तो वो जो स्कीम प्लान्स है वो बधिर लोगों तक अच्छे से नहीं पहुंच पा रहे थे, तो उसके लिए हमने मतलब शासन से बात करी और हमारे को सहायता मिली और हम बधिर लोगों के स्कीम प्लान्स के लिए वर्क कर रहे हैं। और साथ में प्रीति जी कह रही है कि कई सारी कंपनीज के पास भी हम जाते हैं, लेकिन वो जो कंपनीज है वो देखते हैं कि बधिर व्यक्ति है, वो कैसे मतलब ये कर पाएगा, तो वो बधिर लोगों पे एक विश्वास नहीं बना पाते कि बधिर व्यक्ति कैसे करेगा। अच्छा, उनको पता है रिपोर्ट कैसे सबमिट करनी है या फिर फाइल्स कैसे वो सबमिट कर पाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो मतलब धीरे से मतलब ट्रस्ट कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे करके संस्था के साथ जुड़ पाते हैं। हम लोग भी उसमें धीरे धीरे अपना हम अच्छे कार्य करके दिखाते हैं और वो लोग हमसे जुड़ते जाते हैं। निधि त्रिपाठी जी, हम अगला सवाल आपसे करना चाहेंगे। मूक बधिर व्यक्ति, अगर आपको कार्य क्षेत्र में कहीं जा रही हैं, किसी क्षेत्र में गई, गांव में गई और वहां किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हुई, तो और उसे कोई प्रॉब्लम है, लेकिन वो पुनः आपके थाने तक नहीं जाना चाहता या चाहती, कुछ पारिवारिक प्रॉब्लम्स हैं, तो क्या कुछ ऐसे मूक बधिर महिलाएं आपसे मिली हैं जो अगर जो सीधे सीधे लफ्जों में कहें तो प्रताड़ना के शिकार हो रही हों और वो कुछ कह नहीं पा रही हों, डर रही हों और आपसे धीरे से मदद मांगने गई हों, वो वीडियो कॉल भी नहीं करना चाहती हों कि कोई देख लेगा, इस तरह, तो उसकी मदद आप कैसे कर पाई? क्योंकि आप हमें लगता है कि शायद अगर आपने साइन लैंग्वेज नहीं सीखा है तो शायद आप सीखी हो ये लगता है कि आप सीखी हैं, लेकिन अगर जो ना सीखा हो और वहां पर ये लोग चले जाएं और इस तरह से कि वीडियो कॉल भी ना हो, व्हाट्सएप भी ना कर पाए, आपको संकेत से कहें कि नहीं हमारे साथ कुछ हो रहा है, आप मेरी मदद कीजिए, तो कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है, अभी ये 3/3/2025 को ही लॉन्च हुआ है। हमारे सीपी सर ने भी 3/3/25 को ही उसको किया है, लेकिन इतने कम समय के बाद भी पूरे मध्य प्रदेश से हमारे पास 20 से 22 लगभग कॉल आ चुके हैं, क्योंकि उन लोगों को ये शायद नहीं पता है कि ये नंबर सिर्फ भोपाल के लिए है और तरह तरह की हमसे मदद मांगी गई है, जिसको कि हमारे क्षेत्र से बाहर होने के बावजूद भी हम लोगों ने इसमें मदद उनकी की है और करने की कोशिश किया है। और मान लीजिए जैसे आपका क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति को साइन लैंग्वेज नहीं आती और महिला अपनी पहचान भी नहीं बताना चाहती है, तो अभी तक तो इस तरह का कोई हमारे सामने आया नहीं है संज्ञान में प्रकरण, लेकिन अगर आता है तो हमारी पुलिस इतनी उत्सुक है और इतनी कारगर है कि उसमें भी जरूर कुछ ना कुछ मदद करेगी, क्योंकि साइन लैंग्वेज वाले नहीं, मतलब मूक बधिर नहीं, परंतु अन्य महिलाएं ऐसी जरूर हमारे पास आई हैं जो अपनी पहचान गोपनीय रखते हुए कार्य करना चाहती हैं या हेल्प चाहती हैं पुलिस की, और उनकी हम लोगों ने बहुत अच्छे से मदद किया है, जिसमें वो संतुष्ट भी हैं। जी, निधि जी, एक और सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे
जी। कि अगर गांव दूर दराज के क्षेत्रों की अगर जो हम बात करें जी। तो वहाँ पर अवेयरनेस की कमी होती है। हम मूक बधिर की अगर जो थोड़ी सी बात अगर जो थोड़ा ब्रेक करें और एक सामान्य बच्ची की बात करें दूर दराज के क्षेत्रों में, तो उनके अंदर एक डर का माहौल होता है, समाज का डर होता है और भी चीजें होती हैं, लेकिन वो प्रताड़ना की शिकार होती हैं। वो आपसे छुप करके अगर जो मदद मांगती हैं तो बिना उनके नाम लिए किस तरह से जो है वो सारी चीजें आप लोग टैकल करते हैं, उसे हैंडल करते हैं? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। इसके लिए मैं बताऊं कि हमारे पुलिस मुख्यालय महिला सुरक्षा शाखा की तरफ से स्पेशल डीजी मैम आदरणीय प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव जी की तरफ से एक अभियान चलाया गया है। अभियान तो काफी चले हैं, लेकिन उसमें एक ये है कि सभी थानों में हमारे यहाँ ऊर्जा टैक्स प्रभारी हैं। वो ऊर्जा टैक्स प्रभारी सिर्फ महिलाएं हैं, और वो महिलाएं जो भी अपने, चाहे भोपाल की बात करें या बड़े शहरों की, तो स्लम एरियाज जो हैं वो भी एक तरह से वो दूर दराज हैं। तो स्लम एरियाज से और दूसरे जिलों में छोटे छोटे जगहों से ये सब इंस्पेक्टर जो ऊर्जा टैक्स प्रभारी महिला हैं, इनकी सहायिका हैं, ये सभी जगह जाती हैं, अपनी कैंपिंग करती हैं, कैंप लगाती हैं, और पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में या स्लम एरियाज में इन लोगों ने एक शक्ति समिति का गठन किया हुआ है। जो शक्ति समिति, उसी क्षेत्र की महिलाओं से कुछ जागरूक महिलाओं को मिलाया जाता है, हमारे द्वारा उन्हें परिचय पत्र दिया जाता है, उनकी हर मासिक बैठक बुलाई जाती है, और वो जहां पुलिस नहीं पहुंच पाती है वहां वो शक्ति समिति की महिलाएं जाकर के पुलिस की तरफ से रिप्रेजेंट करती हैं, और छोटी बड़ी जो भी घटना होती है उसको आकर के अपनी पुलिस दीदी कहें या ऊर्जा टैक्स प्रभारी कहें, उनको आके बताती हैं, और फिर ऊर्जा टैक्स प्रभारी अपनी टीम के साथ जाकर के उनको मदद करता है। काफी कुछ टीनेजर्स लड़कियां ऐसी होती हैं या कुछ घरेलू महिलाएं भी होती हैं जो अपनी पहचान नहीं बताना चाहती हैं कि आगे चल के हमें कुछ समस्या ना हो, और ये बाखूबी टीम हमारी पुलिस की उसको निर्वहन करती है और उनको मदद करती है। जी, प्रीति सोनी जी, हम आपसे अगला सवाल करना चाहेंगे। प्रीति सोनी जी, सवाल यह है कि आप मूक बधिर लोगों की सिर्फ ये फाउंडेशन मदद ही करता है, या फिर अगर जो कोई पुरुष मूक बधिर है, कोई महिला मूक बधिर है, तो सामाजिक कार्य भी होते हैं, जैसे कि शादी विवाह कराने का काम भी ये फाउंडेशन करता है? हाँ जी, सो प्रीति जी कह रही है कि हमारा मतलब पहले जैसे जो डेफ लोग जो मैरिज नहीं हो पाती, तो डेफ कैन फाउंडेशन ने ऐसे पहले भी कार्यक्रम करे हैं जिसमें मतलब महिला और पुरुषों के विवाह सम्मेलन का भी रहा है। ऐसे कई सारे मतलब एक और चीज प्रीति जी बताना चाहती है, ऐसे कई सारे जो डेफ लोग हैं उन्हें मतलब लॉज के बारे में ही नहीं पता होता, और कई सारे ऐसे मतलब पुलिस अधिकारी भी होते हैं जो सांकेतिक भाषा नहीं जान पाते, तो क्योंकि 10-20 अक्षरों से हम अच्छे से बात नहीं कर पाते। अच्छा प्रीति जी, एक थोड़ा सा एक बताना चाहती है, इंदौर में एक उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट का एक कार्यक्रम किया था, तो वहां पे बधिर लोग कई सारे आए थे, तो उन्होंने वो देखा और उसके बाद वो समझ सके कि हाँ उनके भी राइट्स हैं। तो एक बधिर महिला ने, उसने खुद मतलब प्रीति जी को बताया कि मैं काफी ज्यादा पीड़ित हूँ और ऐसे कई मतलब मेरे से मतलब मांग करी जा रही है, और ऐसे वो कई ज्यादा पीड़ित थी वो लड़की। फिर वो लड़की जो रहने वाली थी वो उज्जैन की थी, लेकिन वो इंदौर में हमारे कार्यक्रम में आई थी। फिर प्रीति जी उज्जैन में गई और वहां पे जाके हमने पुलिस विभाग में भी मतलब बात करी कि बधिर व्यक्ति है, ऐसे उनके साथ दुर्भाषी भी होते हैं, तो उनकी रिपोर्ट काफी लंबे समय के बाद मतलब पूरा दिन निकलने के बाद नेक्स्ट डे रिपोर्ट रखी गई। तो ऐसे कई सारे बधिर लोग हैं जो मतलब सफर करते हैं, उनके पास एक्सेसिबिलिटी नहीं होती, और ऐसे मतलब ग्रामीण एरिया में वो मतलब अपनी बात नहीं बता पाते, या फिर जो बधिर व्यक्ति सांकेतिक भाषा में अपनी बात नहीं बता पाते, या फिर जो लॉज नहीं जानते, उनके साथ ऐसी बुरी बुरी घटनाएं घटित ज्यादा होती है। तो ये सारी चीजें, इसके बाद हमने एक मतलब मैम को आप देख सकते हैं, हमने प्रपोजल रखा मतलब डीसीपी मैम को भी, और हमने पुलिस विभाग में एक प्रपोजल रखा, और इसके बाद फिर एक हमें सामाजिक न्याय से हमें एक अप्रूवल मिला, जिसमें एक एमओयू हुआ डेफ कैन फाउंडेशन का सामाजिक न्याय के साथ, जिसमें एक क्यूआर कोड इनबिल्ट हुआ,
जिसके माध्यम से मतलब पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल्स और साथ ही न्यायालयों में भी इस क्यूआर कोड के माध्यम से एक दूरभाषी मिल जाएंगे, लाइव इंटरप्रेटर, जो सर्टिफाइड इंटरप्रेटर हैं, जो आरसीआई रजिस्टर्ड होते हैं, जो उनके पास जिनके एथिक्स भी हैं। और कुछ जैसे कि कोई बधिर व्यक्ति, अभी जैसे अभी आप देख सकते हैं हेल्पलाइन नंबर एक चालू हुआ है हमारे पुलिस विभाग का, तो वही नंबर दूरभाषियों के पास भी है। सो अगर कोई बधिर व्यक्ति उसका इस्तेमाल करता है क्यूआर कोड का, तो उस क्यूआर कोड के माध्यम से पुलिस विभाग में कॉल लग जाएगी उसी नंबर पे, हेल्पलाइन नंबर पे, और बधिर व्यक्ति अपनी मतलब बात बता पाएगा और साइनेबल ये सर्विसेज दे पाएगा। ऐसे कई सारे बधिर लोग हैं जो मतलब पीड़ित हैं रूरल एरियाज में भी, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में भी, तो इसके लिए मतलब डेफ कैन फाउंडेशन वर्क है। जी, इच्छा तो हो रही है कि कुछ और सवाल करें और कुछ और जवाब लें, लेकिन समय इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप आई और इतनी अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि महिला जो हैं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, और वास्तव में अगर ठान लिया जाए तो सब कुछ हो सकता है। प्रीति सोनी जी से हम सीख सकते हैं, ये आज की उदाहरण है। साथ ही साथ निधि त्रिपाठी जी भी आज की उदाहरण है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।